यह ऑडियो आर्टिकल पाकिस्तानी अखबार डॉन में प्रकाशित पाकिस्तान डिड नॉट फेल और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे कुलभूषण जाधव केस पाकिस्तान इन टर्मोइल आफ्टर आईसीजे डिफीट लेखों का सम्मिलित सारांश है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह व भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार टॉपिक से संबंधित है। 18 मई इतिहास की वह तारीख है जब अक्सर पाकिस्तान भारत से मुंह की खाता है। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट कर विश्व समुदाय के सामने अपने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सैन्य शक्ति का नमूना पेश किया। ये पाकिस्तान को बदहवास करने जैसा था। और आज 43 साल बाद फिर 18 मई को कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत का अंतरिम फैसला पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। आईसीजे द्वारा कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरिम रोक बेशक भारत की कूटनीतिक जीत है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका, पर इसे यही तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए सवाल उठता है कि क्या यह वियना समझौते की अहमियत और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की प्रासंगिकता को साबित करता है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की दुष्ट मंशा को उजागर करता है? और क्या यह भारत पाकिस्तान संबंधों की नई पेंच को दिखाता है? कुल मिलाकर कहें तो इस फैसले के क्या मायने हैं तथा भारत के लिए आगे की राहें क्या होंगी, यही समझाना हमारा मकसद है। गौरतलब है कि जाधव को पिछले महीने पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर रोक लगाने की भारत की अपील को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने त्वरित सुनवाई के योग्य पाया और यह फैसला दिया है। नीदरलैंड की राजधानी हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत के 11 जजों ने यह आदेश सर्वसम्मति से सुनाया, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। भारतीय पक्षकार हरीश साल्वे के तर्कों से सुनवाई के दौरान ही यह लगने लगा था कि भारत का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान की मुख्य दलील यह थी कि जाधव का मामला जासूसी से संबंधित होने और इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा का होने के कारण वियना समझौते के दायरे में नहीं आता, पर अदालत ने पाकिस्तान के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। जहां तक बात है वियना कन्वेंशन या समझौते की, तो यह जान लेना जरूरी होता है कि अभी समय यानी कन्वेंशन और घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन में यह फर्क होता है कि कन्वेंशन में विभिन्न देश हस्ताक्षर द्वारा बाध्यकारी कानून को स्वीकार करते हैं, जबकि घोषणा पत्र सिर्फ एक दिशा निर्देश तय करता है जिसे मानने की बाध्यता नहीं होती। इसलिए वियना कन्वेंशन 1963 वियना घोषणा पत्र 1993 से कहीं ज्यादा मजबूत है। मानवाधिकारों से संबंधित ये दोनों व्यवस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के विधानों के अनुरूप हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ वियना घोषणा पत्र पर ही नहीं बल्कि वियना कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए उसे इसके नियम मानना जरूरी था, जो कि इस प्रकार है। वियना कन्वेंशन 1963 के अनुच्छेद 36(1) के अनुसार किसी राजनयिक को अपने देश के नागरिक की गिरफ्तारी की परिस्थिति में उस तक पहुंचने, उससे मिलने, उसे हिरासत में मानवीय सहायता प्रदान करने और कैदी के कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने से नहीं रोका जा सकता। वीसीसीआर यानी वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन के तहत कैदी से मिलने हेतु काउंसलर के दौरे, संचार, कानूनी व सुरक्षा कार्य की सुविधा प्रदान करना हिरासत में लेने वाले देश की जिम्मेदारी है। लेकिन हद की बात यह है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में हर कदम पर वियना कन्वेंशन को तार-तार किया। यही वजह है कि मामले के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने की पाकिस्तान की दुहाई के बावजूद अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और इस मामले में काउंसलर एक्सेस बहाल करने का आदेश पाकिस्तान को दिया। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा बलूचिस्तान का मुद्दा उठाए जाने के बाद से पाकिस्तान इसी ताक में था कि वह कश्मीर में उपद्रव फैलाने के भारतीय इल्जाम को बलूचिस्तान की अराजकता में भारतीय हाथ होने से ढक दे। इसलिए जाधव मामले में पाकिस्तान दुनिया भर का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता रहा है कि भारत बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सामने उसकी गढ़ी गई कहानी की हवा निकल गई है। इस प्रकार भारत में भी जो लोग यह डर पाले बैठे होंगे कि आईसीजे में भारत के जाने का फैसला गलत है, उन्हें
निश्चिंत रहना चाहिए। भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए यह दाव उल्टा पड़ा है। पाकिस्तान ने यह समझने में भूल कर दी कि यदि सही मायने में कुलभूषण जाधव कोई जासूस होता तो भारत का रुख इतना आक्रामक नहीं होता। इसलिए भारत का आईसीजे में जाने का फैसला बिल्कुल सही कहा जाएगा। हालांकि फैसले को मानने के लिए पाकिस्तान कानूनन बाध्य नहीं है, पर मानने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि न मानने से संयुक्त राष्ट्र के न्यायिक निकाय की अवमानना का लांछन उस पर लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। फिर पाकिस्तान किस मुंह से बाकी दुनिया में अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का ख्याल रखे जाने की अपेक्षा करेगा? इसका एहसास पाकिस्तान को पहले से है। शायद इसीलिए कानूनन बाध्य न होते हुए भी हेग में उसने भारत की अपील पर सुनवाई का सामना करना स्वीकार किया। फिर भी यदि पाकिस्तान इसे मानने में आनाकानी करता है तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस सवाल को उठाना चाहिए और वैश्विक समर्थन जुटाना चाहिए। भारत अभी इस स्थिति में है कि अगर वह अपना लीड बार्गेनिंग पोजीशन नहीं छोड़ता है तो संभव है कि कुलभूषण जाधव की घर वापसी जल्दी हो जाए। इसलिए भारत को राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास और तेज करते हुए जाधव की स्टेटस रिपोर्ट के लिए शीघ्र आवेदन करना चाहिए, ताकि कुलभूषण जाधव के जिंदा रहने का सबूत या प्रूफ ऑफ लाइफ मिल सके और उसे मानवीय कानूनी मदद पहुंचाई जा सके। आखिरकार यही कहना समीचीन प्रतीत होता है कि इस संदर्भ में आईसीजे ने अपनी विश्वसनीयता सिद्ध की है और यह जताया है कि वियना कन्वेंशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रक्षा के लिए हेग जैसी अदालत की सख्त आवश्यकता है। हालांकि अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन इस अनंतिम फैसले से ही पाकिस्तान की दुष्टता और भारत की मानवता उजागर हो चुकी है। इस मामले में भारत की कूटनीतिक नैतिक विजय हो चुकी है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत का अंतिम फैसला अंतरिम फैसले जैसा ही आएगा। हालांकि इस बीच दोनों देश समाधान की राजनीतिक या कूटनीतिक कोशिशें भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात 7-8 जून को शंघाई सहयोग संगठन की अस्ताना बैठक में होने वाली है। आइए अब नोट करते हैं इस ऑडियो आर्टिकल से जुड़ा प्रश्न। वियना कन्वेंशन को समझाते हुए वैश्विक कानूनों की रक्षा व अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में आईसीजे के कार्य अधिकार व भूमिका को स्पष्ट करें। इससे भारत पाकिस्तान संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समीक्षा करें।